आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 जो कि सीओआई की यूनिट 4 है, जिसमें हमारा चैप्टर का नेम है इलेक्शन प्रोविजंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, यूनिट 4 का जो भी सिलेबस है ना, वो बहुत ही कम है, आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जितने भी टॉपिक हैं अच्छे से समझा दूंगा और अच्छे से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जो पीडीएफ बनाई है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी सब कुछ लिख रखा है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी लिखे रखे हैं और लास्ट में समरी भी दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, आर्टिकल 324 में जो कि सब कुछ है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंपोजिशन अपॉइंटमेंट की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पर जो 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक हमारे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, वैसे तो देखो इनके पास बराबर पावर होती है और इनकी जो सैलरी होती है वो भी बराबर होती है, इक्विवेलेंट होती है कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, लेकिन हाँ, इन लोगों को अलग अलग इसलिए रखा गया है, जैसे मान चलो कोई इन लोगों ने डिसीजन लिया हो तो वहाँ पर ये लोग क्या देखते हैं, मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब उस केस में ये लोग मेजोरिटी के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 लोग हैं ताकि अच्छे से काम होता रहे। ये कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट है। ठीक है, इसकी अगर हम आगे बात करें तो फिर आता है हमारा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, ठीक है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग आजकल देखते हैं ना कि वोट चोरी के केसेस लगते हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए इंडिपेंडेंस बनाई जाती है। ठीक है, तो जैसे देखो, द सीईसी कैन नॉट रिमूव एक्सपर्ट इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीईसी यानी कि क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग ऐसे हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका भी एक मैनर है, जैसे कि जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज का मैनर होता है उसी हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज, कंडीशन ऑफ सर्विस, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीईसी कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस की, यानी हमारे इलेक्शन कमीशन को जो जो पावर एंड फंक्शंस जो मिली हुई हैं उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो, इलेक्शन कमीशन करता क्या है एक्चुअली, इलेक्शन कमीशन करता है, कंडक्ट कराता है इलेक्शन को, जिसमें हमारे चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाए, स्टेट लेजिस्लेचर के हो जाए, या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की हो। ठीक है, एमएलए एमपी वगैरह सबके जो इलेक्शन वगैरह कौन करवाता है, हमारा इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, तो इसका मेजर रोल क्या होना चाहिए भाई, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, पक्षपात ना हो। लेकिन एक चीज़ और इसमें जो चीज़ होती है कि जो हमारे जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो लोग ही इसे वो लोग ही डिसाइड करते हैं कौन है हमारे जो चीफ जनरल बने, मतलब चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, वही लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर देखने को चीज़ें मिल जाती हैं कि जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह नहीं होती हैं। चलो आगे हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो डिटरमाइनिंग द टेरिटरीज एंड इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन होती है वो क्या करती है, वो डिटरमाइन करती है कि किस एरिया में चुनाव होने चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कितना एरिया कौन से टेरिटरीज में चुनाव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि ये लोग वोटर लिस्ट भी प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम लोग इलेक्टोरल रोल्स के नाम से यहाँ पे लिखेंगे। एंड फिर क्या करते हैं ये लोग, पार्टीज को सिंबल वगैरह भी अलोकेट करते हैं। ठीक है, ताकि चुनाव में सबके अलग अलग सिंबल रहें और आसानी से हम लोग वोट दे सकें। जैसे कि अभी तुम लोग देखते हो बीजेपी का कमल है, ठीक है, कांग्रेस का हाथ है, इस तरीके से। ठीक है, एडवाइजरी की बात करें तो एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपी एंड द गवर्नर ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलए, यानी कि अगर बाई चांस कुछ एमपी पे अगर कोई केसेस, कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं या कोई केस वगैरह चल रहा है, तो ये लोग डायरेक्ट हटा नहीं सकते हैं, इन्हें इतनी पावर नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग उसकी बात किससे डिस्कस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को बता सकते हैं, उसे एडवाइस दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को बता सकते हैं अगर एमपी की बात हो। अगर एमएलए की बात हो तो वो लोग गवर्नर से आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्टिंग एज अ कोर्ट सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर बाई चांस कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान चलो, एक तो ये चीज़ होनी चाहिए हमारे चुनाव में कि हर पार्टी के पास ना एक निश्चित वो रहता है कि तुम्हें बस इतने खर्चे में ही चुनाव कराना है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा फंड अगर कोई लगा रहा है तो उन चीज़ों पे इन्हें कार्रवाई करते हैं ये लोग। ठीक है, तो कोर्ट के जो काम होते हैं ना, ये सब चीज़ें ये लोग देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटरी की, तो इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि दो आचार संहिता का नाम सुना होगा आपने। आचार संहिता में क्या होता है कि भाई आचार संहिता लग जाती है ताकि फिर उसमें फिर लोग ना प्रचार कर पाते ना कुछ कर पाते, अब उस टाइम पे रोक लिया जाता है सब कुछ। ठीक है, तो आचार संहिता ये लोग करते हैं ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। ठीक है, कोई पक्षपात ना हो और हमें अपनी सरकार अच्छे से बन पाए। ठीक है, और अगर हम थोड़ी और बात करें अभी इसी की इलेक्शन कमीशन की, तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं दो सामने, कि अगर हम बात करें प्रोसेस क्या होता है इलेक्शन वोटिंग का, तो सबसे पहले क्या होता है, वोटर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, मतलब जो वोटर लिस्ट बनने वगैरह बनती है, ये सब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ध्यान से सुन लेना, अगर सुन लोगे अच्छे से तो लिख भी दोगे। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर हो तुम। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट।
मतलब जब चुनाव होने के टाइम पे तक क्या क्या होता है, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट होगा, यानी जो चुनाव लड़ेगा वो अपने जाकर नॉमिनेशन करेगा, ठीक है। फिर कैंपेनिंग चलती है पार्टीज की, मतलब सब लोग अपनी अपनी रैलियां निकालते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो ये सब कैंपेनिंग वगैरह होती रहती है। कैंपेनिंग वगैरह होने के बाद क्या होता है, वोटिंग पीरियड आता है। वोटिंग पीरियड में क्या होता है कि बैलेट पेपर या फिर ईवीएम के थ्रू वोट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे बड़े बड़े चुनाव होते हैं एमएलए एमपी वगैरह के, तो वहाँ तो ईवीएम से होते हैं। बाकी जगह जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत वगैरह, वहाँ बैलेट पेपर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम आखिरी चीज़ क्या होती है, जब चुनाव वगैरह सब हो जाता है तो फिर लास्ट में क्या होता है, काउंटिंग होती है वोट्स की। वोट की काउंटिंग होती है और डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट को। तो ये एक प्रोसीजर होता है चुनाव का, कि यानी कि दो 5 चीज़ें होती हैं। पहले होगा हमारा वोटिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देन हमारे पास क्या होते हैं, नॉमिनेशन जो होगा वो अपना, नॉमिनेट जो होगा कैंडिडेट वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा। देन हमारा वो चलती रहती है, कैंपेनिंग वगैरह चलती रहती है। उसके बाद हमारे वोटिंग होती है, फिर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। बस ये चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ हम समझते हैं, देखो अभी जब तुम्हें मैं पढ़ा रहा था इसकी पावर और फंक्शंस के बारे में, तो कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली थी जहाँ पर हमारी लिमिटेशंस दिख रही थी। मतलब हमें लग रहा था कि भाई ये चीज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि देखना कि क्या होता है कि जो हमारे जो ये होते हैं ना, जो चुने जाते हैं ये लोग भी रूलिंग पार्टी द्वारा चुने जाते हैं, है ना। एक और चीज़ क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है थोड़ा पक्षपात देखने को मिल जाता है। लोगों को लगने लगता है कि भाई ये थोड़ा पक्षपात है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एमएलए एमपी इसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इन्हें प्रेसिडेंट और गवर्नर से आगे कंप्लेन करनी पड़ती है, तो इतना थोड़ी इन्हें क्या है, थोड़ी पावर कम लग रही है। थोड़ी अगर ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे से ये लोग काम कर सकते हैं। तो लिमिटेड पावर कुछ है इनकी, है ना। चलो अब हम आगे बात करते हैं। बहुत कुछ बता दिया हूँ, इतना जितना सुन लियो ना तुम, अगर ये सब कुछ ध्यान में रखोगे और लिख दोगे तो तुम्हारा जो है बहुत तगड़ी तरीके से मतलब पेपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वहां पे हम चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। इमरजेंसी कैसे क्या होती है देश में हमारे, तो वो 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है। सबसे पहली चीज ध्यान में रखो, नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। और ये जो इमरजेंसी है ना, वो आर्टिकल 350 से लेकर 360 तक मेंशन हो रखी हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारी इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में लगती है, ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो अब एक बार और आगे हम समझते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में एक बार लग भी चुकी है, ठीक है। तो अभी समझना अच्छे से। देखो कब लग सकती है, जब हमारे पास वॉर हो रखी हो, एक्सटर्नल अग्रेशन वगैरह हो रखा हो, और अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा हो। और एक बात ध्यान रखना, ये जो लाइन लिखी है ना नीचे, 44th अमेंडमेंट, ये चीज़ ना तुम्हारे टीचर को ध्यान में रखेगी तुम्हारी आंसर सीट, ठीक है। अगर ये तुम मेंशन कर दोगे कि जो आर्म्ड रेबेलियन है ना, इस शब्द का मतलब होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसे चेंज कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ना मेंशन करके आनी है अच्छे से। अब आता है हमारा प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे ये लग सकती है। तो सबसे पहली बात तो है डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट होता है, और एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट किसकी, सेंट्रल कैबिनेट की। जब सेंट्रल कैबिनेट की एडवाइस ले लेता है प्रेसिडेंट, देन वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है, ठीक है। प्रोसीजर होता है मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। द सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ना, तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। इससे हमारे क्या होता है कि सेंटर ना डायरेक्ट मतलब बता सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि उससे क्या करना है, ठीक है। और एक और चीज़ कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उसमें आर्टिकल 19 जो होता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, बस ये ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स भी कमजोर हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, और सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, ठीक है। एक ये हमारे देश में कब लगी थी नेशनल इमरजेंसी, इसका टाइम पीरियड था जो कि याद रखो कि 1975 से लेकर 1977 तक था, जब हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर इसकी बात करें तो ड्यूरेशन क्या होती है, इनिशियली तो 6 मंथ तक की रहती है, लेकिन ये एक्सटेंड करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू जैसे देश की माहौल रहे उस हिसाब से एक्सटेंड भी की जा सकती है, क्लियर। अब हमारे जो दूसरा वो आता है ना इमरजेंसी, वो होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, और वो आर्टिकल 356 के तहत होती है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा कब होता है, जब हमारे देश किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो नहीं किया जा रहा हो अच्छे से, ठीक है। जैसे और अगर एक एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, तो दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तो उस टाइम पे वो बनी थी थोड़ी मिली जुली सरकार थी, जैसे मान चलो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ बनी थी, ठीक है। लेकिन
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में थोड़ा कुछ मतलब दूरियां आई, क्योंकि उनके बीच में थोड़ा तनाव मनाव चल रहा था उस टाइम पे। तो अखिलेश वो जो ये थे हमारे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सरकार भंग कर दी थी, ठीक है, रिजाइन दे दिया था चीफ मिनिस्टर से, और ये सरकार बंद होके प्रेसिडेंट रूल लग गया था। देन फिर दोबारा री इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग जाते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस फेलर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, यानी स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, ठीक। प्रोसीजर क्या है? अप्रूव्ड विद इन 2 मंथ्स बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसके, तो डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ही होता है, और रिकमेंड करता है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर रिकमेंड कर देता है प्रेसिडेंट को, और देन प्रेसिडेंट कर देता है भाई प्रेसिडेंट रूल लग चुका है आपके स्टेट में, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। ड्यूरेशन अगर इसकी बात करें तो इसकी भी 6 मंथ होती है, और कंटिन्यू की जाती है मैक्सिमम 3 ईयर्स तक, ठीक है। मैक्सिमम 3 ईयर्स तक तुम इसे और खींच के ले जा सकते हो। इसके बाद अगर इफेक्ट की बात है तो प्रेसिडेंट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सिंपल सी बात है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सबको डिसमिस कर दिया जाएगा जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है। तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब ही प्रेसिडेंट रूल का मतलब ही प्रेसिडेंट रूल करेगा, ठीक है, और उसके बिहाफ पे गवर्नर देखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक और बता दूं, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी कहाँ पर, लाइक जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के भी कुछ ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, ठीक है। आखिरी हमारी जो इमरजेंसी है वो है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? पहली बात तो ये है कि हमारा देश इतना खुशनसीब हम लोग कह सकते हैं कि भाई अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ऊपर की दोनों इमरजेंसी लग चुकी हैं, ठीक है। अब लग नहीं रहा है कि ये भी बचेगा, लेकिन हाँ बचा रहे तो अच्छी बात है। ओके, तो ग्राउंड की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, अगर हमारे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई है, उसके खतरा दिख रहा है हमारे देश में, तो हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाएगी सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका प्रोसीजर भी यही है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा विद द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट की एडवाइस अप्रूवल से, ठीक है। तो इसमें अफेक्ट क्या होगा? प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली रिडक्शन ऑफ द सैलरीज ऑफ द ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो सबकी सैलरी क्या है, रोक दी जाएगी, ये सब चीज़ें होंगी। इसके कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि कितने टाइम तक इसकी लगाई जा सके, जब तक फाइनेंशियल हम लोगों को मंदी चल रही होगी, तो उस टाइम तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहेगी देश में, ठीक है। एक और चीज़ एग्जांपल ले सकते हो कि हैज़ बीन नेवर बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया एट, यानी कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं आई, कोई ऐसी क्राइसिस नहीं आया फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा टॉपिक। अब आते हैं हम तीसरा टॉपिक, जो कि है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग क्या है। अमेंडमेंट मतलब होता है कि कुछ चेंज करना प्रोविजंस में, लाइक जैसे नए समय आ रहा है तो नए नए चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम पे हमें साइबर लॉ की जानकारी नहीं थी कि साइबर लॉ, साइबर क्राइम भी कुछ होता है। लेकिन आज के समय में साइबर क्राइम और साइबर लॉ कितने सारे बन चुके हैं ना, तो कुछ ऐसे ऐसे अमेंडमेंट होते रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वही अमेंडमेंट किस तरह हिसाब से होते हैं, कैसे होते हैं, वही अब हम पढ़ने वाले, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब रिजिडिटी इतनी है कि इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है, इतना भी ईजी नहीं है चेंज करना जैसे यूके में कर सकते हैं, और इतना भी हार्ड नहीं है जितना हम लोग यूएसए में हार्ड है। मतलब रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो ये समझ के चलो कि बीच का ही है, ठीक है। इसके बाद स्टेप क्या होते हैं, देखो प्रोसीजर क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा होता है कि सिंपल मेजोरिटी से हमारा एक वो भी हमारा जो भी अमेंडमेंट करना है वो हो सकता है। जैसे इंट्रोडक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, नो प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इज नीडेड, यानी ये सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमें किसी देश की बाउंड्री वगैरह शिफ्ट करनी हो या कोई नया स्टेट बनाना हो, सॉरी किसी देश की बोल गया हूँ, किसी स्टेट की, ठीक है, किसी स्टेट की अगर बाउंड्री वगैरह शिफ्ट करनी हो या कोई नया स्टेट वगैरह बनाना हो, तो हम लोग इंट्रोडक्शन यानी सिंपल मेजोरिटी से हम लोग ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कि तेलंगाना बनाया गया था 2014 में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वोटिंग। वोटिंग में हमारा होता है क्या, स्पेशल मेजोरिटी होती है, रिक्वायर्ड करता है 2/3 ऑफ अप्रूवल होना चाहिए या फिर 50% से ज़्यादा होने चाहिए वोट्स, ठीक है, तब जाके ये वाला अमेंडमेंट होता है। जैसे कि 73 एंड 74th अमेंडमेंट है 1992 में, जिसमें क्या हुआ था कि पंचायत राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ को बनाया गया था, ठीक है, ये चीज़ है। फिर आता है हमारा फेडरल कंसेंट। इसमें क्या होता है, अमेंडमेंट सीक्स टू चेंज द फेडरल कैरेक्टर लाइक जीएसटी और सुप्रीम कोर्ट पावर, इट मस्ट बी रिट्रीव्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड द एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि सम अमेंडमेंट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे कि 101 अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट जो हुआ था 2016 में, उसमें जीएसटी बनाया गया था, ठीक है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तब आया था जीएसटी 2016 में, ठीक है, मोदी सरकार, ठीक है, जो जीएसटी आया था, तो इस हिसाब से हमारा ये अमेंडमेंट मतलब इस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, मतलब फेडरल कंसेंट के थ्रू, ठीक है। एंड अगर हम लोग और आगे बात करें तो लिमिटेशंस क्या है अमेंडमेंट की, देखो लिमिटेशंस अच्छे से समझ लो, क्योंकि अमेंडमेंट ऐसा कोई भी कर दे तो फिर तो पूरे संविधान को बदल सकता है ना, तो कुछ उसमें लिमिटेशंस रखी गई कि कुछ भी नहीं बदल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक केस था केशव आनंद भारती केस, जो कि मैंने यूनिट 1 में ही हम लोग को बताया था 1973 में। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि पार्लियामेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस होंगे वो हो सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से करना कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे क्या क्या आ सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा आ सकता है कि भाई सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे वो बने रहे, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बनी रहे, ठीक है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी वगैरह ये सब बनी रहे, तो ये हमारे होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। इन्हें इन्हें तोड़ा मरोड़ा ना जाए, ठीक है, मेन चीज़ ये है। एंड चेक एंड बैलेंस सो दैट द पार्लियामेंट डज नॉट बिकम अ डिक्टेटर, और ये सब चीज़ें चेक होती रहें कि अगर वैसे कोई रूल बन रहा है तो उससे पहले चेक करो कि वो फंडामेंटल रूल्स को तो खराब, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन्हें खराब तो नहीं कर रहा है। अगर उन्हें खराब नहीं कर रहा है फिर हम ऐसे और सारी चीज़ें जो जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर में वो देखेंगे, वो चीज़ें अगर सारी अप्रूवल कर देता है तब जाके वो चीज़ लागू होती है, ठीक है, और बिल पास होता है। ओके, तो ये हमारा आ जाता है अमेंडमेंट। अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर से समझ लो, जो कि इस चैप्टर से ही निकलती है अमेंडमेंट वाले से टॉपिक से ही, द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1973, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई इस टाइम पे ना इतने सारे इसमें चेंजेस हुए थे कि इसका नाम ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया था इस एक्ट का, ठीक है, जब इतने अमेंडमेंट कर दिए थे इस टाइम पे। अच्छा, ये इसलिए से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन गया गया। ये कब किया गया था, इसका जो ड्यूरेशन थी ना करने की, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे थी, यानी 1975 से लेकर 1977 तक, जब हमारी पीएम इंदिरा गांधी थी, ठीक है, और ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी थी उस टाइम पे। तो नेशनल इमरजेंसी तुम लोग अभी पढ़ चुके हो, तो वही उसमें ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें चेंज किस हिसाब से किया गया था, मतलब क्या चीज़ थी, दो फंडामेंटल राइट्स भी इस टाइम पे कम थे, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर थी, ठीक है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। तो जब एक कमेटी बनाई गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, सवरन सिंह कमेटी, जिसमें हमारे जो भी इनने रिकमेंडेशन दी थी ना उस बेसिस पे इनने चेंजेस कर दिए थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस उनकी बेसिस, इस कमेटी की बेसिस पे हुए थे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ प्रियम्बल में कुछ चेंज हुआ था। प्रियम्बल में क्या चेंज हुआ था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जैसे 3 शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हुआ था, देखो सोशलिस्ट मतलब समाजवाद टाइप जोड़ा गया था कि भाई अच्छी इकोनॉमिक इक्वलिटी बनी रहे, ये सब चीज़ें हों। सेकुलर मतलब ये बता दिया गया था कोई भी स्टेट किसी एक धर्म का नहीं है, नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर एनी स्टेट एंड एनी कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में कोई एक धर्म की कंट्री नहीं है, ना कोई एक धर्म को मानते हैं, ऑल रिलीजन की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और सभी धर्मों को हम लोग मानते भी हैं, तो हमें भी अभी भी मानना है, ठीक है ना, और लड़ाई झगड़े में से दूर रहना है। चलो, और दूसरी चीज आती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को क्या हुआ था, जब यहाँ पे एक लाइन लिखी गई थी प्रीएम्बल में, यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन को जगह पे यहाँ पे कर दिया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये कर दिया गया था, ये चेंजेस हुए थे हमारे कहाँ पे, प्रीएम्बल में चेंज हुए थे। दूसरी चीज हमारी क्या हुई थी, अब रुको, हाँ, तो अब हमारा हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब इसी इसी अमेंडमेंट में हमें बताया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। मतलब देखो फंडामेंटल राइट्स बताते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। तो फॉर फर्स्ट टाइम अ लिस्ट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की ऐड की गई थी, जिसके तहत हमें बताया गया कि भाई हमें हमारे देश से भी प्रेम करना है, ठीक है, हमें मतलब हमारे राष्ट्रीय फ्लैग जो है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, हमारे इन्वायरमेंट को भी बचाना है, हमें हमारे देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि आज मेट्रो निकली और जगह जगह थूक दिया किसी ने भी, ठीक है, समझ गए ना किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आज के समय में क्या है ना कि लोगों का सिविक सेंस जो है वो बहुत ही डाउन होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन लोग गलत डायरेक्शन में सोचने लगे हैं चीज़ों को। यहाँ तक कि कुछ भी चल रहा हो ना तो वहाँ पे अपना ले आते हैं, अपना धर्म अपनी बातें ले आते हैं। पर क्यों, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। कि मतलब अभी अभी रिसेंटली क्रिसमस निकला है तो आप लोगों ने भी कई सारे केसेस देखे होंगे, तो मैं उन्हें बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है, तो हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा दूर रखना चाहिए। और जो लोग ये लड़ाई झगड़ा की बातें करते हैं, जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कानून के तहत इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है। कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है ना, तुरंत जेल में डालो, सिंपल सी बात, केस चलाओ,
बस ये नहीं कि यार उसने गलत किया तो सामने वाला उनको भी गलत बोलेगा और वो उन्हीं की आपस में चलती रहेगी। भाई कानून किस लिए है, फिर कानून का क्या यूज़ है? तो कानून का यूज़ करो, ठीक है। फिर आता है लॉजिक फॉर स्टूडेंट्स। बाकी फिर हमारे यहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज़ को अच्छे से अच्छे समझाया गया सभी लोगों को, ताकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही बनी रहें, हमारे देश के प्रति हमारा सम्मान, हमारा लगाव बढ़े, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी। इसके बाद हमारी और चीज़ें क्या क्या अमेंड हुई थी, बहुत सारी चीज़ें अमेंड हुई थी। जैसे कई सारे जो चीज़ें थी ना जो स्टेट लिस्ट में आती थी, उससे हमने मतलब हमने नहीं, उस टाइम की सरकार ने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। यानी सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर आ गई थी, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह, ये सब कहाँ पहुँच गया था, हमारे यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में पहुँच चुके थे। यानी सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी जो कि चेंजेस हुई थी, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हुआ था। हाँ, और एक चीज़ क्या हुआ था कि जो टेन्योर था ना वो भी एक्सटेंड कर दिया गया था। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव का जो टेन्योर जो 5 साल का होता था उसे अब उन्होंने क्या कर दिया था, 6 साल का कर दिया था। देख रहे हो कितने सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे हुए थे भाई। इसके बाद मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी प्रेसिडेंट कुछ भी करे उसे एडवाइस लेनी ही पड़ेगी मिनिस्टर्स की, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया था, ठीक है। और एक और चीज़ कर दी गई थी क्या, कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है ना तो वो कोर्ट उसे चैलेंज नहीं करेगा, मतलब कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा अगर अमेंडमेंट पास हो जाता है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुई थी। और एक चीज़ क्या आई थी फिर लास्ट में, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स निकाले गए थे, ठीक है, जिसके तहत आर्टिकल 39 में क्या था, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। 19 आर्टिकल 39A में क्या था, फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए पुअर पीपल को और इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। आर्टिकल 43A के तहत पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है वो भी आना चाहिए इंडस्ट्रीज में, ठीक है। एंड 48A के तहत प्रोटेक्शन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट वगैरह, तो इन्वायरमेंट वगैरह की रक्षा वगैरह ये सब हो, तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी वगैरह भी निकले थे, ठीक है। तो इतना ही है आप लोग का पूरा चैप्टर। अब इसे मैं क्या करता हूँ, समराइज कर देता हूँ पूरा शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और ध्यान में रहे। तो कल पेपर मतलब कल या परसों, मतलब परसों ही जब है तो अच्छे से लिख कर आ जाओ, तो अच्छे नंबर भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि इंजीनियर हो तो मैं अगर कीवर्ड्स याद हो जाएंगे ना तो तुम लोग डायरेक्ट लिख के आ जाओगे, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो दो इलेक्शन कमीशन क्या था, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में से मैंशन कर रखा है। और अगर हम लोग बात करें ईसीआई की, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ जाओ। ये बैकबोन है किसकी, इंडियन डेमोक्रेसी की, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज द एम्पायर ऑफ द पॉलिटिकल मैच, ठीक है। पॉलिटिकल मैच जितने भी मतलब यहाँ चलो मैच होता है तो उसमें एम्पायर होता है जो कि निर्धारित करता है कौन जीता कौन हारा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे पॉलिटिकल मैच हो रहा है और पॉलिटिकल मैच को कौन डिसाइड कर रहा है, एम्पायर डिसाइड कर रहा है। तो एम्पायर यहाँ पे कौन हुआ, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंसी होती है, ठीक है। सीएसी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल रिमूवल, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। इंडिपेंडेंसी ऐसे देखने को मिल जाती है तुम्हें ऐसे कि ये लोग डायरेक्ट कोई भी ऐसे हटा नहीं सकता है, ये उसी हिसाब से नहीं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंसी रहती है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है इनमें, यानी प्रिपेयरिंग करते हैं, वोटर लिस्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। बाकी जो जो बाउंड्रीज वगैरह बनाते हैं कि कहाँ पर चुनाव करने का, ये सब चीज़ें बनाते हैं, सिंबल देते हैं पार्टीज को, ठीक है। फिर इसके बाद फिर प्रेसिडेंट एंड एमपी वगैरह इन सबके अगर कोई एमपी वगैरह डिस्क्वालीफाई करता मतलब कुछ पाया जाता है कुछ गलत करते हुए, जैसे मान चलो करप्शन के केसेस में या किसी और केसेस में, तो वो प्रेसिडेंट को बताते हैं, एमएलए को बताते हैं। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, जो कि तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि पार्टीज में लड़ाई झगड़ा ना हो, पार्टीज को अलग अलग नाम वगैरह मिले, अलग अलग सिंबल वगैरह मिले, तो ये कौन सी जुडिशली भी ये लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मोड कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या था, आचार संहिता। आचार संहिता के बारे में बता चुका हूँ, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इंश्योर नो पार्टी यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग, ठीक है। यानी अगर रूलिंग गवर्नमेंट है तो ये नहीं कि वो रूलिंग गवर्नमेंट है तो अपनी गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट का पैसा वगैरह यूज कर रही है और अपने पार्टी के जिताने के लिए कर रही है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कानून के खिलाफ है, कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। पार्ट 2 की बात करते हैं हम लोग, जो कि हमारा था इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जो आर्टिकल 352 से 360 तक बताया गया था। इसमें क्या था, द पार्ट फॉलो द इंडिया टू स्विच ऑफ फेडरल यानी पावर शेयरिंग एंड द यूनिटरी सेंट्रलाइज सिस्टम ड्यूरिंग क्राइसिस, ठीक है। जब क्राइसिस वगैरह पड़ने लगते तो हमारे सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। उसमें देखो अब ये चार्ट तुम लोग अच्छे से समझ लोगे क्या क्या चीज़ें हैं। दो टाइप क्या क्या थे, एक तो नेशनल इमरजेंसी था, स्टेट इमरजेंसी था और फाइनेंशियल इमरजेंसी था, सिंपल। अब दूसरी चीज़ क्या है, आर्टिकल कौन कौन से थे, 352 में ये मेंशन कर रखा है, 356 में ये वाला मेंशन कर रखा है और 360 में ये वाला मेंशन है, ठीक है।
ग्राउंड में क्या होता है, नेशनल कब नेशनल इमरजेंसी कब लगी, जब हमारे वॉर हो रहा होगा, अग्रेशन वगैरह हो रहा होगा, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो रहा होगा। आर्म्ड रिबेलियन यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस, ध्यान रखना, ये दो प्रोटेम में लिख के रखा हुआ हूँ कि ऑलवेज मेंशन, ये मेंशन करके आना है। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्या चेंज कर दिया था, आर्म्ड रिबेलियन में, ठीक है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अच्छा, अप्रूवल करने के लिए 1 मंथ में कर दिया जाता है, जैसे 2 मंथ में करते हैं, जैसे भी 2 मंथ में करते हैं। की फैक्ट की बात करें, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स भी काम नहीं कर रहे होते हैं एक्सेप्ट 20 और 21 के, ठीक है, बाकी सब क्या सस्पेंडेड हो जाते हैं। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, ये लगती है तब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल कर जाती है, और ये भी 2 मंथ के अंदर लग जाती है स्पेशली, एंड स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है, ऐसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है हमारी थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर में हमें खतरा दिख रहा है कि भाई साहब हमारा देश नीचे गिर रहा है फाइनेंशियल मामले में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, ये भी 2 मंथ के अंदर लगा दी जाती है, और एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी हम चाहें। और सैलरीज क्या करती है, सैलरीज होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ वगैरह की, जजेस वगैरह की, वो सबकी कट डाउन कर दी जाती है, क्योंकि पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो पैसा देगी कैसे, ठीक है, ये चीज़ है। अब आखिरी टॉपिक जो हमारा था अमेंडमेंट वाला, उससे भी समरी पढ़ लो अच्छे से। दो, Constitution is a living document because it can change, but it has a soul that cannot be touched. सोल हमारा क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा सोल हो जाएगा, ठीक है। और लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब कि भाई बाकी चीज़ें तो चेंज हो ही सकती हैं, है ना। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, देखो ये अमेंडमेंट प्रोसीजर है कि इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, नो प्रेसिडेंट परमिशन नीडेड। पहली चीज़ तो ये इंट्रोडक्शन वाले हमने पढ़ा थी। फिर दूसरा था हमारा स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें हमारा 2/3 मेंबर की हमें मेजोरिटी चाहिए पड़ती है, ठीक है, प्रेजेंट हो चाहिए, वोटिंग वगैरह 50% जाता हो। फिर एक हमारा जो दूसरा था रेटिफिकेशन वाला, इसमें हमें 50% चाहिए पड़ता है वोटिंग, स्टेट्स में 50% लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट के साइन ही होते हैं इन सबके, मतलब जितना भी अमेंडमेंट होता है ना, सारे अमेंडमेंट होने के बाद फिर हमारे कहाँ आता है, प्रेसिडेंट के पास आता है, और प्रेसिडेंट फिर उसे अप्रूवल देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो वही हमारे सब जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं सब किन के नाम पे हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे थे, मतलब समझ लो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट हेड नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनियल हेड होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में चला कौन रहा है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हमारे देश में सिस्टम है, और इनफैक्ट ये सही भी है, क्योंकि देखो लोकतांत्रिक देश है ना, तो डिक्टेटरशिप ना आ जाए, इसीलिए ये ऐसा रखा जाता है कि लोगों द्वारा जो चुना गया वही उसके पास ज़्यादा पावर रहे, ठीक है। लेकिन वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट जाके मतलब प्रेसिडेंट उन्हें एडवाइस करते हैं, ऐसा आपस में उनका चलता रहता है, क्योंकि सब आपस में रैली जीतते हैं, ठीक है। 42 अमेंडमेंट एक्ट की बात कर ले तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है, प्रियम्बल में 3 चीज़ें जुड़ी हुई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर, एंटीग्रिटी, याद रख लेना, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी इन्हें बताया गया था इसी वाले में, और ट्रांसफर किए गए थे 5 सब्जेक्ट को, कहाँ से, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट वगैरह कहाँ से किए गए थे, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी चेंज हुई थी यहाँ पर। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें से कोई पूछ सकता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अमेंडमेंट अगर हम कर सकते हैं तो किस में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में हमें वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, डेमोक्रेसी आता है, सेकुलरिज्म आता है, जुडिशियल आता है, ये सब चीज़ें हमारी कहाँ आती हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में, इसमें हमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और ये कब हुआ था, ये हुआ था केशव आनंद भारती का जो केस हुआ था 1973 में, ठीक है। इसके तहत पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था, कोर्ट्स ने डिसाइड किया था कि हम लोग अमेंडमेंट होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट, ठीक है। मतलब इतना ही है सब कुछ इसमें, और आपको बहुत ईजी लगी होगी, आसानी से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, और याद भी हो गई होगी लगभग, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो दिमाग में आ गई होंगी ना कि कैसे क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो बस अब अच्छे से अपना पेपर करना, और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। और रही बात अगले चैप्टर की, वीडियो आ जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि वो भी तुम्हारी तरह अच्छे मार्क्स ले आए थोड़े बहुत और पास हो जाएं, क्योंकि ये क्रेडिट स्कोर तो देता नहीं है, लेकिन हाँ सबके लिए कंपलसरी है पास होना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, सी यू।